हेलो प्यारे दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक और विनती है, कृपया इस कहानी को पूरा देखें, तभी आपको इसकी असली गहराई और इमोशंस समझ आएंगे। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। मन्नत एक जुनून भाग 2। मन्नत वॉशरूम में गई और अपनी आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारने लगी। वहीं बाहर अमृता का खिलखिलाता चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और गिल्ट उभर आया। उसने दबी आवाज में खुद से कहा, कैसी किस्मत है मनु तेरी, तू एक नौकरी के लिए दर दर भटक रही है। तू जो एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन कबीर शेखावत की बहन है और दुनिया के टॉप बिजनेसमैन वेदांश राठौर की पत्नी और खुद एक एड कंपनी की मालकिन, आज एक नौकरी के लिए मोहताज है। अमृता ने एक गहरी लंबी सांस ली और शीशे में खुद को देखते हुए बुदबुदाई, किस्मत भी अजीब है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी मुलाकात होगी तो तुझे कुछ याद नहीं होगा। तेरी यादाश्त पूरी तरह जा चुकी है, तुझे कुछ भी याद नहीं है, ना अपना अतीत, ना अपना परिवार, ना वे लोग जो तेरी दुनिया थे। तुझे यहाँ तक ये भी याद नहीं है कि तेरे साथ क्या हुआ था और तेरी ऐसी हालत हुई कैसे। और मैं चाह कर भी तुझे वेदांश, कबीर या तेरे परिवार के बारे में कुछ नहीं बता सकती। ऐसा नहीं था कि मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन सच सुनने के बाद जो तेरी हालत होती है वो मुझसे देखी नहीं जाती। तेरी मेंटल हेल्थ सही नहीं है। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि तुझे दिमागी तनाव नहीं देना है। अमृता की आंखों में आंसू आ गए। तेरी यादें खुद लौट कर आएगी जब आनी होगी, पर मैं तुझे वो पुराने जख्म दोबारा नहीं दे सकती। शुक्र है कि तू मुझे मिल गई और मैंने कम से कम तुझे तेरा नाम तो याद दिला पाई, वरना तू तो अपनी नाम तक भूल चुकी थी। और यकीन दिलाया कि मैं तेरी अपनी हूँ, वरना तू मेरे साथ आने को रेडी नहीं थी, इसलिए मैंने झूठ बोला था। लेकिन अमृता कुछ पल सोच कर बोली, हैरानी तो मुझे यह सोचकर होती है कि हमेशा की तरह किसी ने तुझे ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। तू कहाँ है, किस हाल में है, क्या उन्हें जरा भी तेरी फिक्र नहीं हुई। अमृता की आवाज़ में एक करवाहट थी। वेदांश, जिसकी तू जान है, जो तेरे प्यार में इस कदर पागल था कि तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता, उसने भी तुझे बीच रास्ते पर तड़पने के लिए छोड़ दिया। अमृता कुछ पल के लिए रुकी, जैसे खुद ही अपने सवालों के जवाब तलाश रही हो। फिर उसने एक लंबी सांस ली और उदासी से कहा, शायद उन्होंने कोशिश की होगी, लेकिन तेरी पहचान ही अब पूरी तरह बदल गई है। इस नाम के सिवा अब तुझमें वो पुरानी मन्नत कहीं नजर नहीं आती। तूने अपने वो लंबे बाल छोटे करवा लिए, तेरा हुलिया से लेकर तेरा अंदाज तक सब कुछ बदल गया। शायद इसलिए वो तुझे पहचान नहीं पाए होंगे और मैं चाह कर भी उन्हें खबर नहीं कर सकती कि तू मेरे पास है। उसकी आंखों में डर तैरने लगा। वेदांश का कोई भरोसा नहीं, उसे अगर मालूम चला तो उसे लगेगा कि हमने ही तुझे नुकसान पहुंचाया है। और मॉम डैड, उन्होंने मुझे सख्त मना किया है, अगर मैं उनके खिलाफ गई तो वह तुझे किसी वक्त घर से धक्के मारकर निकाल देंगे, जो मैं कभी नहीं चाहती। अमृता कांपते होठों से बुदबुदाई, सच तो यह है मनु कि अब मैं तेरी जैसी दोस्त को खोना नहीं चाहती। मैं खुद भी नहीं चाहती कि तेरी यादाश्त वापस आए, क्योंकि अगर तुझे सब कुछ याद आ गया तो तू मुझसे नफरत करने लगेगी। तू जान जाएगी कि एक समय में मैंने, सहानी और कियारा ने मिलकर तेरे साथ क्या क्या किया था और मैं तेरी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैंने सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया है, जो होना होगा वही होगा। तभी अचानक वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और मन्नत अपनी नाक फुलाते हुए बाहर आई। उसने अमृता को घूरते हुए कहा, अब क्या खरी खरी कमरे की दीवारें नाप रही हो? चलो भी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अमृता ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और हंसते हुए चिढ़ाया, तुम्हारे पास बस दो ही काम है मन्नू, या तो सोना या फिर खाना। कुंभकर्ण की सच्ची वारिस हो तुम। मन्नत ने बिस्तर से कंघी उठाई और अमृता की तरफ फेंकने का नाटक किया, ज़्यादा बोलो मत, वरना ये कंघी सीधे सिर पर लगेगी।
अमृता खिलखिलाकर कमरे से बाहर भागी और मन्नत भी हंसते हुए उसके पीछे दौड़ी। कुछ पलों के लिए उस कमरे का गमगीन माहौल फिर से खुशियों से भर गया। जैसे ही वो दोनों कमरे से बाहर निकलकर डाइनिंग एरिया में आई, मन्नत का खिलखिलाता चेहरा अचानक फीका पड़ गया। सामने डाइनिंग टेबल पर अमृता के मॉम डैड यानी मिस्टर और मिसेज मेहता बैठे थे। रत्ना जी, अमृता की मॉम, किचन से निकलकर खाना मेज पर सजा रही थी। मन्नत को देखते ही उनके चेहरे पर एक चिड़चिड़ापन और नफरत साफ झलकने लगी थी। अमृता ने मन्नत का हाथ थामते हुए कहा, मन्नू बैठो ना, मॉम खाना लगा रही है। मन्नत ने एक गहरी और बोझिल सांस ली और टेबल पर बैठ गई। तभी रत्ना ने सीधे मन्नत की आंखों में देखते हुए तीखा सवाल किया, तुम्हें कब तक जॉब मिलेगी? मन्नत हिचकिचाई और उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी। आंटी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, मुझे जल्दी ही कोई जॉब मिल जाएगी। रत्ना तंज कसते हुए बोली, 6 महीने से मैं यही सुन रही हूँ, तुम्हारी पिछली जॉब क्या छूटी? तुम तो घर में ही आराम से बैठ गई हो। आखिर कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ोगी? यह सुनकर अमृता का पारा चढ़ गया और वह बोली, मॉम बस कीजिए, जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। पिछली जॉब छूटे सिर्फ 6 महीने ही तो हुए हैं। उससे पहले तो मनु किराया देती थी ना। क्या इन 6 महीने के लिए आप शांत नहीं बैठ सकती? रत्ना का गुस्सा और बढ़ गया। वह बोली, नहीं बैठ सकती। देखो मनु, हमने तुम्हें यहाँ रहने की जगह दी है। भले ही तुम्हें कुछ याद ना हो, लेकिन तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपने किराए और खाने का बिल समय पर चुकाती रहो, वरना तुम अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ सकती हो। मन्नत की आंखें आंसुओं से भर आई। उसने खाने की प्लेट को हाथ तक नहीं लगाया। उसने अपनी नमी भरी आंखों को छुपाते हुए एक फीकी मुस्कान दी और बोली, अम्मू मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ, तुम नाश्ता करके आ जाना। अमृता मन्नत को रोकना चाह रही थी, लेकिन वह निकल चुकी थी। उसके जाते ही अमृता अपने माता पिता पर बरस पड़ी। क्या मिलता है आपको मॉम उससे तकलीफ देके? सच तो आप दोनों को मालूम है कि उसकी यादें जा चुकी है, फिर भी आप उसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हैं? मिस्टर मेहता कड़क आवाज़ में बोले, क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारी वजह से हम चुप हैं। मत भूलो अम्मू, इसी लड़की की वजह से वह वेदांश राठौड़ ने हमें सड़क पर ला दिया था। हम दर दर भटके हैं। मुझे तुझे थप्पड़ तक मारना पड़ा था। कितना गिड़गिड़ाया था उस वेदांश के सामने, लेकिन उसे हम पर तरस तक नहीं आया। और ऊपर से जिसकी वजह से यह सब हुआ, तुम 3 साल पहले उसी लड़की को यहाँ ले आई और हमें उसका अपना चाचा चाची बना दिया। बिना कोई सवाल किए हमने उसे छट दी। क्या यह काफ़ी नहीं है? अमृता ने कड़े लहजे में जवाब दिया, एहसान नहीं किया है डैड, आपने उसे यहाँ रखने और खाने का भी पूरा रेंट लिया है। रही बात वेदांश की, उसने जो भी किया वो मेरी गलती की सज़ा थी। उसमें मनु की कोई गलती नहीं थी। वह तो बेचारी खुद किस्मत की मारी हुई है। हम नहीं जानते कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी यादाश्त चली गई और इस हालत में वो कहाँ जाएगी अब। देखिए डैड, पहले ही मैंने और उसकी किस्मत ने उसके साथ बहुत बुरा किया है, अब और नहीं। हम कोई उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं अपनी गलतियों की प्रायश्चित कर रही हूँ। मिस्टर और मिसेज मेहता चुप हो गए। तभी अमृता ने गुस्से में दांत पीसते हुए एक बार फिर बोली, आपने मनु को यहाँ रहने की इजाज़त इसलिए नहीं दी थी डैड कि आपका दिल बहुत बड़ा है, बल्कि इसलिए दी थी क्योंकि आपको मनु से बहुत फ़ायदा था। मत भूलिए आप दोनों, आज जो आप इस फ्लैट को अपना फ्लैट कहकर सीना चौड़ा कर रहे हैं ना, यह मन्नू की ही देन है। जब तक उसकी जॉब रही, उसकी पूरी की पूरी सैलरी आप दोनों डकारते रहे। उसने दिन रात एक कर दिया, अपनी नींदें हराम की ताकि इस फ्लैट की किस्तें भरी जा सके। 3 साल, पूरे 3 साल उसने अपनी ज़िंदगी आपके नाम कर दी, और आज जब उसकी जॉब छूट गई है, जब उसे हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप उसे घर से बाहर निकालना चाहते हैं। आप दोनों इतने एहसान फरामोश कैसे हो सकते हैं? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, जब तक उसकी यादें लौट नहीं आती, मन्नू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अमृता भी गुस्से में बिना खाए बाहर निकल गई। जैसे वो बाहर निकली, रत्ना ने अपनी नफरत को जबान देते हुए कहा, मैं अब और इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अब यह हमारे किसी काम की नहीं है। न्यूज़ देखा आपने? वह वेदांश राठौर लौट आया है।
तो अब हमें उससे नेगोशिएट करना चाहिए। हमें उसे बताना चाहिए कि उसकी पत्नी यहाँ है। मिस्टर मेहता ने अपनी पत्नी को शांत रहने का इशारा किया और सोफे पर बैठते हुए बोले, नहीं रत्ना, सोचा तो यही था मैंने जब मन्नत हमारे हाथ लगी थी। आखिर इस लड़की की वजह से हमारा पूरा बिजनेस बर्बाद हुआ। हम सड़क पर आ गए, दर दर भटके हम लोग। उस वक्त मैं वेदांश के पास जाना चाहता था, लेकिन तभी पता चला कि वेदांश राठौड़ तो खुद ही गायब हो गया। उन्होंने एक ठंडी और सातिर मुस्कान के साथ खिड़की की तरफ देखा और आगे कहा, रही बात इसके भाई कबीर और उसके परिवार की, तो उन्हें तो कभी इसकी परवाह थी ही नहीं। अगर होती तो क्या वो इसे ढूंढने की कोशिश नहीं करते? इसलिए उनसे नेगोशिएट करने का कोई फायदा ही नहीं था। रत्ना ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या सोचा है आपने? अब तो वेदांश लौट आया है। मिस्टर मेहता के चेहरे पर एक सातिर और खौफनाक मुस्कान आई, जिससे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उन्होंने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, अब हम उस वेदांश का इंतजार नहीं करेंगे। अब कौन सा उसे इसकी इतनी परवाह होगी? अगर होती तो 3 साल तक वो गायब कहाँ होता? अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश नहीं करता? उस टाइम नया नया प्यार होगा, इसलिए उसके प्यार में पागल हो गया होगा। लेकिन अब 3 साल बाद उसे इसकी परवाह नहीं होगी। उन्होंने मेज पर रखे गिलास को जोर से पकड़ा और बोले, मैंने तो कुछ और ही सोचा है। मैं पूरा पैसा वसूलूंगा, हर एक कीमत इस लड़की से वसूलूंगा। इन 3 सालों में जो अपमान हमने सहा है, जो गरीबी हमने देखी है, उस हर एक पल का हिसाब ये लड़की चुकाएगी। रत्ना की आंखें चमक उठी, पर उनके चेहरे पर थोड़ा डर भी था। पर अगर अमृता को पता चला तो, और अगर वेदांश को खबर मिल गई तो? मिस्टर मेहता ने गुर्राते हुए कहा, अमृता को हम संभाल लेंगे, और रही बात वेदांश की, तो उसे क्या ही पता चलेगा? उसके लिए तो ये लड़की 3 साल पहले ही मर चुकी होगी। हम अपना काम चुपचाप करेंगे और मन्नत को गायब कर देंगे। मिस्टर मेहता के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वही मन्नत बाहर खड़ी अमृता का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें शून्य में जमी थी, जैसे वो खाली आसमान में अपनी तकदीर ढूंढ रही हो। उसके मन के भीतर एक तूफान चल रहा था। वह मन ही मन खुद से सवाल कर रही थी, कौन हूँ मैं? इस मन्नत नाम के सिवा मुझे अपना कुछ भी याद क्यों नहीं आता? क्या हुआ था मेरे साथ? क्या इस पूरी दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है? उसने अपनी आंखें बंद की और यादों के बंद दरवाजों को धक्का देने की कोशिश की। कितनी कोशिश करती हूँ सब कुछ याद करने की, पर कुछ भी याद क्यों नहीं आता? बस कुछ धुंधली सी तस्वीरें उभरती है जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। पता नहीं मुझे मेरा अतीत कभी याद आएगा भी या नहीं। तभी उसे रत्ना के तानों का ख्याल आया और उसने एक ठंडी सांस ली। लेकिन फिलहाल जॉब ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अंकल आंटी ठीक ही तो कह रहे हैं, उनके भी अपने खर्चे हैं और ज़माना कितना महंगा हो गया है। ऐसे में कोई मुझे मुफ्त की रोटी क्यों खिलाएगा? मन्नत ने ऊपर वाले के सामने हाथ जोड़ लिए और धीरे से बुदबुदाई, प्लीज़ भगवान जी, कोई जॉब दिला दो ना, छोटा ही सही पर दिला दो। वो अभी अपनी इसी सोच में खोई थी कि तभी अमृता उसके सामने आ गई और उसे टोकते हुए बोली, क्या सोचने लगी? और खाना खाए बिना बाहर क्यों निकल आई? तुझे पता है ना कि तुझे जब भूख लगती है तो तू कैसे बावरी हो जाती है? मन्नत ने अपनी आंखों की नमी को छुपाते हुए एक फीकी मुस्कान दी और बोली, मेरा पेट तो आंटी के तानों से ही भर गया था, इसलिए बाहर आ गई। अमृता ने प्यार से उसके सिर पर एक चपत लगाई और बोली, हम बाहर कुछ खा लेंगे, चलो। इस वक्त तेरा दिमाग सचमुच खराब होता जा रहा है। अरे मॉम ने कुछ कह दिया तो क्या तू खाना छोड़कर निकल आएगी? वह तो उनका रोज का काम है, ताने देना। तुझे तो अब तक सुनने की आदत हो जानी चाहिए थी। मन्नत ने बहुत धीरे से कहा, इस वक्त मुझे मंदिर जाना है। अमृता समझ गई कि मन्नत जब भी दुखी होती थी मंदिर ही जाती है। वही राठौर मेंशन। जैसे ही वेदांश अपने फ्लोर से नीचे आया, डाइनिंग एरिया का माहौल एकदम भारी हो गया। वहाँ मौजूद हर शख्स की नज़रें सिर्फ उसी पर टिकी थी। नूतन जी की बेचैनी साफ झलक रही थी। 3 साल का लंबा इंतजार, तरफ और ममता उनकी आंखों में सिमट आई थी। इन 3 सालों में वेदांश ने एक बार भी घर फोन नहीं किया था। ओम जी शिव के जरिए वेदांश का हालचाल जान लेते थे और शिव भी वेदांश के बिना कुछ पूछे उसे राठौर मेंशन की हालचाल बता देता था। लेकिन आज जब वो सामने था तो हर कोई उससे बात करने के लिए बेकरार था।
ओम जी उसे देखते ही पुकारे, वेद। लेकिन वेदांश ने उनकी आवाज़ को अनसुना कर दिया। उसके कदम एक खास कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वह उस कमरे के करीब पहुंच रहा था, उसकी अपनी सांसें भारी होने लगी थी। नूतन जी, ओम जी और सावित्री जी उसे देख रहे थे और उनके चेहरे पर एक गहरा दर्द उभर आया। वेदांश ने जैसे उस कमरे का दरवाजा खोला, उसके कदम अचानक ठिठक गए। सामने एक लड़की खड़ी थी, सादे से सलवार सूट में लंबी चोटी बनाए हुए। वो लड़की वहां मौजूद एक नर्स पर बुरी तरह बरस रही थी। ये है सालू। सालू गुस्से और फिक्र में बोली, आप समझती क्या हैं? आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? आपको पता है ना पेशेंट की हालत क्या है? अगर आपसे काम नहीं संभल रहा है तो साफ कह दीजिए, हम दूसरा इंतजाम कर लेंगे। इस तरह की कोताही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वेदांश खामोश खड़ा था। उसकी नजरें उस लड़की की पीठ पर जम गई थी। नर्स को बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वह कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। वहीं वेदांश की आंखें और भी गहरी होती जा रही थी। उसके चेहरे पर अब भी वही कठोर सन्नाटा था। तभी नर्स की नज़र दरवाजे की तरफ गई और जैसे उसने उसे देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सालू, जो अब तक सिरनी की तरह नर्स पर बरस रही थी, अचानक खामोश हो गई। जैसे वो नर्स की नज़रों का पीछा किया और पीछे मुड़ कर देखी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी हैरत भरी आंखें फैल गई और दिल की धड़कनें बेकाबू होकर उसके कानों में गूंजने लगी। सालू बला की खूबसूरत थी। सादा सा सलवार सूट, लंबी लहराती चोटी, आंखों में गहरा काजल और होठों पर हल्की सी लिपस्टिक, कानों में झुमते झुमके उसे एक मुकम्मल इंडियन गर्ल का रूप दे रहा था। लेकिन इस वक्त उसकी सारी खूबसूरती उसके चेहरे पर छाई हैरानी के पीछे छुप गई थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस वेदांश राठौर की एक झलक पाने के लिए वह पिछले 3 सालों से तरस रही थी, वह आज हकीकत में उसके सामने था। उसकी आवाज़ हलक में ही अटक गई। वह कुछ कहना चाहती थी, पुकारना चाहती थी, लेकिन वेदांश का वह ठंडा और रौबदार व्यक्तित्व देख उसका साहस जवाब दे गया। वहीं वेदांश को जैसे ही एहसास हुआ कि वह लड़की पीछे मुड़ रही है, उसने अपनी निगाहें बड़ी फुर्ती और बेरहमी से फेर ली। उसने उस लड़की की तरफ देखा तक नहीं, जैसे उसका वहाँ होना वेदांश के लिए कोई मायने ही न रखता हो। इस वक्त उसकी सुर्ख और गहरी आंखें अब सीधे सामने बेड पर लेटी उस औरत पर टिक गई थी। वह औरत जो कभी उसकी पूरी दुनिया हुआ करती थी, आज मशीनों और दवाइयों के बीच एक जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। उन्हें देखते ही वेदांश का पत्थर जैसा दिखने वाला चेहरा अंदर से टूटने लगा, पर उसने अपने चेहरे पर एक भी सिकन आने नहीं दी। वहीं सालू के लिए वह पल किसी सपने जैसा था। वह अपनी जगह पर जड़ हो गई थी, मानो हिलना भी भूल गई हो। उसके मन के भीतर जज्बातों का एक तूफान उमड़ रहा था। उसने अपने हाथ अपनी छाती पर रखे और मन ही मन बुदबुदाने लगी, हे राम, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि मिस्टर राठौर हमारी आंखों के सामने हैं। हमारे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई है कि डर लग रहा है कि कहीं यह सीना चिरकर बाहर ही ना निकल आए। 3 साल, पूरे 3 साल जिन्हें सिर्फ तस्वीरों में देखा, जिनसे मन ही मन बातें की, आज वो हकीकत में मेरे इतने करीब हैं। सच में हम तो पागल ही हो जाएंगे। वह अभी अपनी ही दुनिया में खोई थी कि तभी कमरे की फिजा बदली। वेदांश एक बर्फीली और ठंडी आवाज़ में कहा, आउट। उसकी आवाज़ में वो अधिकार और करवाहट थी कि कमरे का तापमान गिर गया। सालू और नर्स जैसे किसी गहरे सदमे से जागे। वेदांश का आदेश उनके लिए किसी पत्थर की लकीर जैसा था। बिना एक पल की देरी किए दोनों ने फुर्ती से अपने कदम मोड़े और कमरे की दहलीज पार कर बाहर निकल गए। बेड पर बेजान पड़ी औरत, यह कोई और नहीं, संध्या राठौर थी, वेदांश की सगी माँ, जो कभी बेइंतहा खूबसूरत हुआ करती थी। आज बीमारी और वक्त ने उन्हें बेजान सा बना दिया था। वेदांश अपनी माँ के पास बैठा, उनका कमज़ोर हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और उसे अपने माथे से लगा लिया। काफ़ी देर तक वह यूं ही बैठा रहा, फिर एक बेहद धीमी और टूटी आवाज़ में कहा, मॉम, प्लीज़ जाग जाइए। देखिए, आपका बेटा लौट आया है। मैं आपको इस हालत में और नहीं देख सकता। शायद यही वजह था कि मैं सब कुछ छोड़कर इंडिया से चला गया था। मैं जानता हूँ मैं एक अच्छा बेटा और अच्छा भाई नहीं बन पाया। ना आयुष को बचा सका, ना डैड को, किसी को नहीं बचा सका मॉम। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है।
लेकिन आपको खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। आपको उठना होगा मॉम, प्लीज़ उठ जाइए मेरे लिए। वो कुछ देर तक वैसा ही बैठा रहा, लेकिन संध्या जी के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। वह कोमा में चली गई थी। बेटे और पति की मौत का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। वेदांश काफ़ी देर तक पत्थर की मूर्त बना संध्या जी के बिस्तर के पास बैठा रहा। उसकी नज़रें अपनी माँ के पीले पड़ चुके चेहरे से हट नहीं रही थी। कुछ दिन पहले ही डॉक्टर ने जांच के बाद वेदांश को बताया था कि संध्या जी के शरीर में अब कुछ पॉजिटिव सिम्टम दिख रहे हैं। उनकी नब्ज में वो ठहराव नहीं था जो पहले हुआ करता था। उम्मीद की एक हल्की सी किरण जागी थी कि वह शायद बहुत जल्द इस कोमा से बाहर आ जाएंगी। इसलिए वेदांश वापस मुंबई लौटा था। वह जैसे ही उस कमरे की भारी सन्नाटे को पीछे छोड़कर बाहर निकला, नूतन जी मानो उसी पल का इंतजार कर रही थी। वह तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उनकी आंखों में ममता और उलाहना दोनों थी। नूतन जी नम आंखों से बोली, वेद, इतने दिनों बाद हम आपको देख रहे हैं, क्या आपको अपनी माँ से कोई बात नहीं करनी? वेदांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं उभरा। उसने अपनी सपाट और ठंडी आवाज़ में बस इतना पूछा, आपको कुछ काम था क्या? यह सुनकर नूतन जी का दिल भर आया। उनकी आवाज़ भारी हो गई। क्या कुछ काम होगा तभी आप अपनी माँ से बात करेंगे? छोड़िए, आज हम आपको अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। वेदांश ने कोई विरोध नहीं किया। वो चुपचाप डाइनिंग हॉल की ओर बढ़ गया और एक चेयर पर बैठ गया। नूतन जी बड़े चाव और प्यार से उसके लिए खाना परोसने लगी। वहीं दूसरी ओर सालू अपनी पलकें झपकाना भूल गई थी। वह बस दूर खड़ी होकर वेदांश को निहार रही थी। नूतन जी ने सालू की नज़रों में छिपे जज्बात पढ़ लिए। वह मुस्कुराई और सालू को पास आने का इशारा किया। सालू धड़कते दिल के साथ तुरंत वेदांश के सामने आकर खड़ी हो गई। तभी नूतन जी बोली, वेद, आप इनसे मिलिए, यह सालू है। वेदांश ने एक पल के लिए भी अपनी नज़रें खाने की प्लेट से ऊपर नहीं उठाई। सालू की तरफ देखना तो दूर, उसने यह भी जाहिर नहीं किया कि उसे पता है कि सामने कोई खड़ा है। सालू को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगा। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई, पर फिर भी उसने खुद को संभाला। नूतन जी सालू की तारीफ करते हुए बोली, वेद, इन 3 सालों में सालू ने बिना थके, बिना हारे और बिना सोए दीदी का ख्याल रखा है। घर की हर जिम्मेदारी इसी ने उठाई है। सच में ये दिल की बहुत प्यारी है। आज दीदी की हालत में जो थोड़ा भी सुधार है वो सिर्फ सालू की वजह से है। आपके और सुहानी के जाने के बाद इस घर की रौनक चली गई थी, पर सालू के आने से एक उम्मीद जगी। वेदांश खामोशी से सुनता रहा। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नूतन जी को लगा कि शायद वह कुछ कहेगा, पर जब सन्नाटा लंबा खिंच गया तो उन्होंने पूछा, वेद, आप कुछ नहीं कहेंगे? वेदांश ने अपनी चेयर पीछे की और बिना कुछ कहे और बिना खाए वो तेज कदमों से मेंशन से बाहर निकल गया। वो पहले से भी बहुत कम बोलने लगा था। उसके शब्द अब सिर्फ ज़रूरत के लिए निकलते थे। वहीं नूतन जी और सावित्री जी को बहुत दुख हुआ कि वह बिना खाए चला गया, लेकिन सालू, उसके लिए तो वेदांश का होना ही काफ़ी था। वह अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। वहीं उदयपुर के एक प्राचीन मंदिर की ऊंची ऊंची सीढ़ियों के नीचे खड़ी मन्नत और अमृता का नज़ारा बहुत ही प्यारा था। मंदिर की सीढ़ियाँ मानो आसमान को छू रही थी और मन्नत उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत सामने खड़ी हो। अमृता ने तंग आकर अपनी कमर पर हाथ रखा और बोली, यह क्या है मन्नू? कब से तू इन सीढ़ियों को निहारे जा रही है? अरे निहारती ही रहेगी या ऊपर भी जाना है? मंदिर में भगवान के दर्शन करने हैं, लेकिन तू है कि 15 मिनट से बस यही खड़ी है। मन्नत ने एक लंबी सांस छोड़ी और अपना चेहरा बनाते हुए मासूमियत से बोली, अरे यार, ये सारे भगवान ऊपर जाकर क्यों बैठ जाते हैं? अब बताओ भला, इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर कौन जाएगा? मुझे तो देखते ही थकान हो जाती है। इन 3 सालों में कम से कम 100 बार ये सीढ़ियाँ चढ़ी होंगी, लेकिन हर बार यही लगता है कि सीढ़ियाँ चढ़कर क्यों जाऊँ? माता रानी खुद नीचे क्यों नहीं आ जाती? अमृता ने अपना सिर ऐसे हिलाया जैसे कह रही हो कि इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, हर बार का उसका यही रोना होता है। वह मुस्कुराते हुए बोली, देख जरा अपने आसपास, बूढ़े और बुजुर्ग होकर सीढ़ियाँ चढ़कर जा रहे हैं, और तू तो जवान है, खूबसूरत है, लेकिन सीढ़ियाँ देखते ही तू हार क्यों मान जाती है? अरे भगवान के दर्शन करने आए हैं, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मन्नत ने दुपट्टा संभालते हुए और सीढ़ियों पर अपना पहला कदम रखते हुए बोली,
तू नहीं समझेगी अम्मू, थकान तो होती है, लेकिन क्या करे, जाना तो ऊपर पड़ेगा ही। आज माता रानी से मुझे बहुत सारी शिकायतें करनी है। वहीं दूसरी ओर गाड़ी की रफ्तार के साथ वेदांश की यादों का सिलसिला भी तेज हो रहा था। उसने थकान और एक अजीब सी बेचैनी के कारण अपना सिर कार की पिछली सीट पर टिका रखा था। जैसे ही उसकी पलकें झपकी, एक बार फिर वही चेहरा उसके अंधेरे में उजाला बनकर उभर आया। मन्नत। इन 3 सालों में ऐसा एक भी दिन, एक भी लम्हा नहीं गुजरा था जब उसने आंखें बंद की हो और मन्नत का अक्स उसके सामने न आया हो। मन्नत की आवाज़, उसकी जिद और उसकी आंखों की वह चमक वेदांश के जहन में आज भी ताज़ा थी। वेदांश को अचानक वो शाम याद आई जब वह दोनों फार्म हाउस में थे। फार्म हाउस के उस शांत और खूबसूरत कोने में वक्त जैसे ठहर गया था। मन्नत सोफे पर बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह मासूमियत से बैठी हुई थी। उसके दोनों हाथों में कोहनियों तक गहरी रचने वाली मेहंदी लगी हुई थी, जिसकी भीनी भीनी खुशबू पूरे हॉल में महक रही थी। वेदांश इस वक्त बड़े प्यार से अपने हाथों से उसे निवाला खिला रहा था। वेदांश हल्की झुंझुलाहट और प्यार के साथ कहा, क्या ज़रूरत थी जान इतनी भारी मेहंदी लगाने की? अब देखिए, आप अपने हाथ भी नहीं हिला पा रही हैं। मन्नत ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा और बड़ी मासूमियत से कहा, ज़रूरत थी न वी, पंखों की गोद भराई है तो सब लगा रहे थे तो मैंने भी लगा ली। मुझे तो बस यह महसूस करना था कि एक्सपीरियंस कैसा होता है। आखिर जब हमारे बच्चे होंगे और मेरी गोद भराई होगी तभी तो मैं ऐसी ही मेहंदी लगाऊंगी ना। मन्नत की बात सुनते ही वेदांश की नज़रें उस पर गहरी और ठहरी हुई हो गई। उसने खाना खिलाना पल भर के लिए रोका और एक शरारती मगर गहरी मुस्कान के साथ मन्नत के करीब झुका और धीमी और मादक आवाज़ में कहा, लेकिन उस सफ़र तक पहुंचने के लिए तो अभी बहुत रास्ता तय करना है जान। उसके लिए तो हमें हर पल, हर सेकेंड और हर मिनट बहुत मेहनत करनी होगी, खासकर मुझे। यह सुनते ही मन्नत के गोरे गाल शर्म से एकदम सुर्ख लाल हो गए। उसने नज़रें झुका ली और हकलाते हुए बोली, वी, आप बहुत बेशरम हो गए हैं। इस तरह की बातें मेरे साथ मत किया कीजिए, मुझे बहुत शर्म आती है। वेदांश खिलखिलाते हुए बोला, शुरुआत तो आपने की थी ना जान, अब छेड़ेंगी तो फिर क्या होगा? अगर कहीं मेरे अंदर का रोमांस का कीड़ा जाग गया तो आपकी यह कीमती मेहंदी खराब हो जाएगी। इसलिए चुपचाप खाना खाइए और मुझे काम करने दीजिए। मन्नत ने आगे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप निवाला गले से नीचे उतारा। वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने वेदांश को और छेड़ा तो वह सच में सब कुछ छोड़कर उसे अपनी बाहों में भर लेगा। लेकिन जिस तरह वेदांश प्यार से उसे खाना खिला रहा था, मन्नत एकटक उसे देखती रही। उसकी आंखों में हल्की हल्की नमी उतर आई थी। वेदांश ने जैसे ही निवाला मन्नत के होठों तक ले जाना चाहा, उसकी नज़र उसकी उन गीली पलकों पर ठहर गई। मन्नत की आंखों में छलकती उस नमी ने वेदांश के अंदर जैसे कुछ तोड़ दिया। उसने निवाला वापस रखा और थोड़ा झुककर मन्नत की आंखों में अपनी आंखें डालकर पूछा, यह क्या है जान? आपको पता है ना, मुझे आपकी आंखों में यह नमी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। क्या बात है? मन्नत ने अपनी मेहंदी लगी हाथों को बचाते हुए वेदांश की कलाई को हल्के से पकड़ा और बड़ी मासूमियत से पूछी, वी, मुझे कभी कभी डर लगता है, अचानक इतना कुछ मुझे कैसे मिल गया, खासकर आपका यह प्यार। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मुझे इस कदर प्यार करेंगे, बिल्कुल पागलों की तरह। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ वी, बहुत प्यार, पर शायद आपके जितना नहीं। वेदांश ने खाने की प्लेट को साइड की मेज पर रखा और अपने अंगूठे से मन्नत के गाल पर ठहरे उस आंसू को पोंछते हुए कहा, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ तो करता हूँ। इसमें इतना सोचने, समझने या बहस करने की क्या ज़रूरत है जान? हो गया है आपसे इश्क, और हो गया तो ये पागलपन वाला ही सही। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा गुरूर था, एक दीवानगी, क्योंकि वेदांश राठौर सस्ती चीज़ों का शौक नहीं रखता। वह एक पल रुका, उसकी आंखों में और भी गहराई उतर आई, और जो करता है वह अपनी पागलपन की हद तक करता है। तो अब समझ गई जान? मन्नत ने मुस्कुराते हुए पूछी, अच्छा जी, आप मुझे पागलपन की हद तक प्यार करते हैं, ऐसी बात है तो एक बात बताइए वी, यदि मैं कहीं खो गई या किसी ने मेरा किडनैप कर लिया तो क्या इस बार आप मुझे ढूंढेंगे? मन्नत का यह सवाल सुनते ही वेदांश का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उसके दिल में जैसे किसी ने बर्छी चुभो दी हो। एक पुरानी टीस उभर आई।
उसका हाथ मन्नत के चेहरे पर जम सा गया। वह पत्थर जैसे अड़िग आवाज़ में कहा, आप अब कभी खो नहीं सकती हैं जान। एक बार आपको खोने की गलती कर चुका हूँ, दोबारा नहीं कर सकता हूँ। मुझ में आपको फिर से खोने की हिम्मत नहीं है, और जब आप कभी खोएंगी नहीं तो मैं आपको ढूंढूंगा क्यों? आप कहीं नहीं जाने वाली हैं, आप सिर्फ और सिर्फ मेरी हैं। मन्नत उस पल वेदांश की आंखों में साफ देख सकती थी। वह बेइंतहा जुनून, वह मोहब्बत और ऑब्सेशन। लेकिन अब उसे वेदांश को चिढ़ाने में मजा आने लगा। मन्नत ने मासूमियत से मुंह फुलाते हुए कहा, यह कोई जवाब नहीं हुआ वी, मुझे सीधा जवाब चाहिए। अगर मैं कहीं खो गई तो क्या आप मुझे ढूंढेंगे? वेदांश ने हैरान होकर उसे देखा और मुस्कुराते बोला, ये क्या बात हुई जान, अब आप जिद कर रही हैं। मैंने कहा ना कि आप कभी खो नहीं सकती, क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, आपकी साया बनकर। फिर आप कैसे खोएंगी? मन्नत ने उसकी आंखों में झांकते हुए फिर वही सवाल दोहराया, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए वी। वेदांश का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने मन्नत के चेहरे को अपने हाथों में भरा। उसे एहसास था कि उसकी जान उसे क्या सुनना चाहती है। उसने बेहद धीमी मगर भारी आवाज़ में कहा, जान, आपको खोने के बाद तो मैं जिंदा ही नहीं रहूँगा कि आपको ढूंढ सकूँ। आप मेरी जीने की इकलौती वजह हैं। मैं मुस्कुराता ही हूँ इसलिए क्योंकि मैं आपको देखता हूँ। इसलिए ऐसा बेतुका सवाल मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको कभी खोने नहीं दे सकता। उसने मन्नत के माथे पर एक प्यार भरा किस किया और बोला, मिल गया जवाब, अब हो गई आप सेटिस्फाइड? आपकी मेहंदी अभी गीली है तो आराम से बैठिए, मैं प्लेट रख कर आता हूँ। जैसे ही वेदांश प्लेट रखने के लिए मुड़ा, मन्नत ने पीछे से एक और सवाल दाग दिया, और यदि मैं आपको कहीं छोड़कर चली जाऊँ तो? वेदांश के कदम वहीं ठिठक गए। उसने पीछे मुड़े बिना ही ऊंची आवाज़ में कहा, तो जान से मार दूंगा। मन्नत ने शरारत से मुस्कुराते हुए पूछा, किसे मार देंगे, खुद को या उस इंसान को जो मुझे ले जाएगा? वेदांश उसकी तरफ पलटा और उसकी आंखों में देखते हुए ठंडे लहजे में बोला, आपको जान? मन्नत का चेहरा उतर गया। वह हक्का बक्का होकर पूछी, यह क्या बात हुई वी? आप मुझे जान से क्यों मारेंगे? वेदांश ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया और उसके चेहरे के करीब आकर बोला, क्योंकि आपने मुझे छोड़कर जाने की बात की है जान। आप मेरी रूह हैं, और अगर रूह ही जिस्म को छोड़कर चली जाए तो वह जिस्म किसी काम का नहीं रहता। मैं आपको किसी और का होने देने या मुझसे दूर जाने देने से बेहतर आपको मौत की नींद सुलाना पसंद करूँगा, ताकि आप सिर्फ मेरी रहें हमेशा के लिए। वेदांश फिर वापस किचन की तरफ चला गया। मन्नत मुंह फुलाते हुए सोफे से उठी और पैर पटकते हुए किचन की तरफ गई। वह बरबरा रही थी, ऐसे कैसे मुझे जान से मार देंगे? यह नहीं कि कहे कि मैं 7वें आसमान से भी तुम्हें ढूंढ लाऊंगा। वो जैसे ही किचन के अंदर गई, वेदांश वहां नहीं था। वह झेपते हुए बोली, और अभी तो प्लेट रखने आए थे, गए कहाँ? तभी मन्नत के कदम अचानक जम गए। उसे अपनी गर्दन के पीछे वेदांश की गर्म और भारी सांसें महसूस हुई। मन्नत के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वेदांश ने पीछे से उसकी पेट पर हाथ रखा और उसे खींचकर अपने सीने से पूरी तरह चिपका लिया। उसके होठ मन्नत के कान के बिल्कुल करीब थे। वेदांश गहरी और भारी आवाज़ में कहा, अगर आप खो गई या किसी ने आपको मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा जान। उस इंसान को तो मैं पल पल तड़पाकर मारूंगा जिसने यह गुनाह किया। लेकिन अगर आप खुद अपनी मर्जी से मुझसे दूर गई तो मैं आपको जान से मार दूंगा। मन्नत के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि वेदांश शायद मजाक कर रहा है, तो उसने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, ऐसे कैसे? अभी तो आपने कहा कि मुझ में आपकी जान बसती है। अगर आप मुझे ही मार देंगे तो आप कैसे जिएंगे? वेदांश की पकड़ और मजबूत हो गई। वो धीरे से फुसफुसाया, तो ऐसी गलती कभी करने का सोचिएगा भी मत जान। और अब आपने इस वक्त गलती की है, यह बेहुदा सवाल पूछकर मेरा मूड बदल दिया है, तो सज़ा तो मिलेगी। मन्नत उसके इरादे को समझ गई और छटपटाते हुए बोली, छोड़िए मुझे, मेरी मेहंदी खराब हो जाएगी। हमें कुछ ही देर में गोद भराई के लिए निकलना है वी। लेकिन वेदांश कहाँ मानने वाला था। उसने मन्नत को अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में डूबते हुए कहा, अभी टाइम है और अब मेरा मूड आपके साथ सिर्फ रोमांस करने का है। इससे पहले कि वेदांश उसके होठों को चूमता,
मन्नत ने फुर्ती दिखाई और अपने दोनों मेहंदी वाले हाथ वेदांश के पूरे चेहरे पर मल दिए। वह खिलखिलाते बोली, यह लीजिए, आप मुझे जान से मारेंगे ना? अब बैठकर अपना चेहरा धोते रहिए। मन्नत हाथ छुड़वाकर पूरे फार्म हाउस में भागने लगी। वेदांश का चेहरा मेहंदी से रंगा हुआ था, पर उसकी आंखों में शरारत भरी हुई थी। वह उसके पीछे दौड़ते हुए बोला, रुक जाइए जान, आज मैं आपको बहुत तरपाने वाला हूँ। आपने मेरे चेहरे पर रंग लगाया, अभी बताता हूँ आपको, पहले पकड़कर तो दिखाइए वी। मन्नत के खिलखिलाहट से पूरा फार्म हाउस गूंज रहा था। अचानक गाड़ी के तेज ब्रेक की आवाज़ गूंजी। वेदांश की आंखें झटके से खुल गई। कुछ सेकंड तक वो वहीं बैठा रहा, जैसे समझ ही नहीं पा रहा कि वो कहाँ है। फिर धीरे धीरे वो अपने अतीत से बाहर आया। उसका चेहरा पूरी तरह भावहीन था, जैसे कोई एहसास बचा ही ना हो। लेकिन उसकी आंखों में वो दर्द था जो छुपाया नहीं जा सकता। एक गहरी टीस, एक खालीपन और एक अधूरी कहानी। वेदांश ने धीरे से अपनी मुट्ठी भींच ली, इतनी कसकर जैसे वो अपने अंदर उठ रही भावना को कुचल देना चाहता हो। गुस्सा, पछतावा और वो यादें जो हर बार उसे कमज़ोर बना देती थी। उसने अपना जबड़ा कस लिया। वह एक गहरी सांस ली और अपनी नज़रें सामने टिकाई। अब उसकी आंखों में फिर वही ठंडापन लौट आया था। इस वक्त वह अपने फार्म हाउस आया हुआ था। कुछ पल तक कार के अंदर से ही अतीत की यादों को घुरता रहा। फिर गेट से ही ड्राइवर से कहा, गाड़ी मोड़ लो। वो गेट के अंदर जा न सका, या उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। हर बार खुद को समझाता कि अब कोई एहसास नहीं बचा है, लेकिन दिल मानने को रेडी नहीं था, क्योंकि कुछ यादें भले ही दबा दी जाए, खत्म नहीं होती। वह हर बार और गहरी होकर वापस आती है। वहीं उदयपुर, 1 घंटे की कड़ी मशक्कत और भारी सांसों के साथ मन्नत और अमृता आखिरकार मंदिर के मुख्य प्रांगण में पहुंची गई। दोनों का बुरा हाल था, पसीने से तरबतर थी और दोनों गहरी गहरी सांस ले रही थी। मन्नत की तो हालत ऐसी थी जैसे वो अभी के अभी वहीं ढेर हो जाएगी। वह बिना कुछ सोचे समझे मंदिर के फर्श पर धप से बैठ गई। वो हांफते हुए लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली, अरे बाप रे, इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर कोई माता रानी से क्या ही शिकायत करेगा और क्या ही मांगेगा। माता रानी बहुत चालाक है। उन्होंने इतनी सीढ़ियाँ इसलिए बनवाई ताकि भक्त ऊपर पहुँचते पहुँचते अपनी जान बचाने की फिक्र करने लगे और भूल ही जाए कि वह उनसे क्या मांगने आए थे, जैसे कि मैं भूल गई हूँ। क्या स्ट्रेटजी है माता रानी की? मन्नत की मासूम मगर तर्कपूर्ण बातें सुनकर अमृता अपनी सारी थकान भूल गई और जोर जोर से हंसने लगी। मंदिर की शांत वातावरण में अमृता की हंसी गूंज उठी। वह हंसते हुए बोली, सच में मन्नू, मानना पड़ेगा, तेरा दिमाग न कुछ ज़्यादा ही चलता है। तू थक्कर चूर है, फिर भी तेरी हाजिर जवाबी कम नहीं हुई। माता रानी को भी तूने बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट बना दिया। फिर वह मन्नत का हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की और बोली, चल अब उठ, इससे पहले कि मंदिर का पट बंद हो जाए माता रानी के दर्शन कर लेते हैं, वरना इतनी मेहनत बेकार जाएगी और तुझे नीचे जाकर फिर से चढ़ना पड़ेगा। मन्नत ने नीचे जाकर फिर चढ़ने के नाम से ही तौबा कर ली और जल्दी से खड़ी हो गई। दोनों सखियां मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ी। मन्नत और अमृता माता रानी की दिव्य प्रतिमा के सामने खड़ी थी। मंदिर की घंटियों की आवाज़ और मंत्रों के उच्चारण के बीच मन्नत ने अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन बोली, देखो माता रानी, मैं आपसे बिल्कुल साफ साफ और सीधी बात करने आई हूँ। ये जो आप हर बार मुझे 500 सीढ़ियाँ चढ़वाकर मेरा आधा वजन कम करवा देती है ना, ये वेट लॉस प्रोग्राम बंद कीजिए। मैं यहाँ जिम करने नहीं, अपनी खोई हुई अकल, मेरा मतलब है कि यादाश्त लेने आई हूँ। 3 साल हो गए माँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा आधार कार्ड कहाँ है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। बस कुछ धुंधली सी तस्वीरें दिखती है, जैसे पुराने ज़माने की टीवी में सिग्नल गायब हो जाते थे। मेरा दिमाग फटने लगता है, जैसे कोई अंदर बैठकर हथौड़े चला रहा हो। और अंधेरा, माँ मुझे अंधेरे से इतनी एलर्जी क्यों है? ऐसा क्यों लगता है कि कोई विलन टाइप आदमी मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है? मैं तो दिन के उजाले में भी टॉर्च जलाकर सोने वाली लड़की हूँ। ऊपर से यह मेरा दिल, ये बिना बात के ऐसे धड़कता है जैसे ओलंपिक की रेस भाग रहा हो। ऐसा लगता है मेरा नाम मन्नत अकेला नहीं है, इसके साथ कोई बहुत भारी भरकम सरनेम चिपका हुआ है। अब वो मन्नत शर्मा थी या मन्नत चौरसिया, ये तो आप ही जानती हैं। प्लीज़ माँ, कोई शौक
ट्रीटमेंट वाला चमत्कार कर दो ना, जैसे कि फिल्मों में होता है। कोई ऐसा तरीका निकालो कि कोई इंसान अचानक मेरे सामने आए, मुझे जोर का झटका लगे और मेरा दिमाग की बत्ती झपाक से जल जाए। और हाँ, लगे हाथ एक नौकरी भी दिला दो। आखिर कब तक मैं इस बेचारी अमृता की रोटियां तोड़ती रहूंगी? 6 महीने से घर बैठी हूँ और आप है कि यादाश्त तो दे नहीं रही हैं, उल्टा नई नई मुसीबतें कुरियर कर देती हैं। मेरी नौकरी क्या छीन ली, जैसे आपने मेरा सब्सक्रिप्शन ही कैंसिल कर दिया हो। अब जल्दी से कुछ कीजिए, वरना अगली बार मैं सीढ़ियों से नहीं, सीधा लिफ्ट की मांग करूंगी। मन्नत प्रार्थना करते समय उसके चेहरे पर अजीबोगरीब एक्सप्रेशन आ रहे थे और अमृता उसे घूर कर देख रही थी। वहीं दुबई की गगनचुंबी इमारतों के बीच एक आलीशान 7 सितारा होटल का सबसे ऊपरी स्वीट, जहां शहर का शोर नहीं पहुंचता, लेकिन आज वहां एक अलग ही हलचल थी। कमरे के भीतर अंधेरा गहरा था, जिसे सिर्फ खिड़की के बाहर से आ रही शहर की मध्यम रोशनी ही काट पा रही थी। पूरे स्वीट में भारी और गर्म सांसों का शोर गूंज रहा था। फर्श पर बेशकीमती कपड़े बिखरे पड़े थे, मानो किसी तूफान ने अभी दस्तक दी हो। कमरे के बीचों बीच रखे उस विशाल बिस्तर पर सफ़ेद रेशमी चादरों के बीच 2 रूहें एक दूसरे में सिमटी हुई थी। फिजा में एक अजीब सी गहराई थी। वह लड़की जिसकी आवाज़ में मदहोशी और दर्द का एक ऐसा संगम था जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए, अपनी थकी हुई पलकों के साथ गहरी नींद के आगोश में जा चुकी थी। तकरीबन 2 घंटे की उस पागलपन भरी दीवानगी के बाद वह शख्स धीरे से उससे अलग हुआ। उसने अपनी गर्दन को बेड के पीछे टिकाया और बड़ी नजाकत से सिगरेट का एक पैकेट निकाला। लाइटर की जलती हुई छोटी सी लौ ने पल भर के लिए अंधेरे को चीरा, लेकिन उस शख्स का पूरा चेहरा अभी रहस्य के पीछे छिपा रहा। सिगरेट की कस से निकलते धुएं के साथ उसकी आंखों की चमक और भी डरावनी और तीखी लगने लगी। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए उस शख्स के मोबाइल की रिंग बजी। जैसे उसने फ़ोन कान से लगाया, उसकी आंखों की चमक और भी डार्क और जहरीली हो गई। उसने बिना एक शब्द बोले अपने कपड़े पहने और उस लड़की को उसी हाल में छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। कौन था यह नया शख्स, और क्या मन्नत की यादाश्त वापस आएगी? और क्या होगा जब वेदांश और मन्नत पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आएंगे? और ऐसी क्या वजह है कि वेदांश मन्नत को ढूंढ नहीं रहा है? यह हम सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।